जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्लांट न्यूट्रिएंट की अगली क्लास में। हम प्लांट न्यूट्रिएंट की ये बेसिक टू एडवांस सीरीज लेके चल रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम नाइट्रोजन के बारे में पूरा पढ़ चुके थे और अगला हमारा जो पोषक तत्व है वो हमारा कौन सा पोषक तत्व है? फास्फोरस। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फास्फोरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है? हमें अवेलेबल फॉर्म पढ़नी है, जिसे हम उपलब्ध अवस्था कहते हैं हिंदी के अंदर। फास्फोरस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं अवेलेबल फॉर्म से। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? सोर्स पढ़ना है, फास्फोरस का सोर्स क्या है, उसके बाद फंक्शन और उसके बाद डेफिशिएंसी सिम्टम। और इसके साथ साथ में आपको फास्फोरस के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी आपको मैं क्लास के अंत में करवाऊंगा, जहां से लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं फास्फोरस की अवेलेबल फॉर्म की। तो आइए विद्यार्थी स्टार्ट करते हैं फास्फोरस की अवेलेबल फॉर्म से। ठीक है, यहाँ पर अपने फास्फोरस की अवेलेबल फॉर्म की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस की जो अवेलेबल फॉर्म है वो तीन मानी जाती है प्रिय विद्यार्थियों। पहली मानी जाती है H2PO4। कौन सी मानी जाती है? H2PO4। दूसरी कौन सी मानी जाती है? HPO4। और आपके डाई नेगेटिव H2PO4 सिंगल नेगेटिव, HPO4 आपके डाई नेगेटिव और PO4 ट्राई नेगेटिव। ठीक है, ये तीन क्या मानी जाती है? फास्फोरस की अवेलेबल फॉर्म मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस जो है वो सबसे ज्यादा किस फॉर्म में आपकी अवेलेबल होती है। अगर प्रिय विद्यार्थी आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा किस फॉर्म में अवेलेबल होती है तो वो कौन सा आपका HPO4 है। उसके बाद किस फॉर्म में होती है आपकी? आप यहाँ पर H2PO4 है, सॉरी, सबसे ज्यादा। सेकंड आपका HPO4 है और थर्ड कौन सा आपका? PO4 है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन आएगा कि कौन से पीएच पे कौन सी फॉर्म अवेलेबल होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आता है कि अगर भूमि थोड़ी सी अम्लीय है तो आपकी जो फास्फोरस की कौन सी फॉर्म अवेलेबल होगी, अगर क्षारीय है तो कौन सी होगी, और आपकी उदासीन है तो कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर पीएच जो है वो 6.5 है, पीएच कितनी है? 6.5 है, तो फास्फोरस की H2PO4 सिंगल नेगेटिव जो फॉर्म है वो अवेलेबल होगी। और सबसे ज्यादा, सबसे मोस्टली जो आपकी अवेलेबल फॉर्म है वो भी यही है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि फास्फोरस की कौन सी फॉर्म सबसे अधिक जो होती है वो आपकी अवेलेबल होती है। तो मोस्टली अवेलेबल फॉर्म भी कौन सी आपकी? H2PO4 है। ठीक है, अगर मैं HPO4 की बात करूं तो जब pH 7 होगी तब आपका कौन सा मिलेगा? HPO4। और अगर मान लो pH क्या है? 7.5 से अधिक है या 7.5 है, तब कौन अवेलेबल होगा आपका? PO4, आपका ट्राई नेगेटिव। ठीक है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 6.5 से अगर पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाती है, यानी 6.5 से भी कम हो जाती है, अगर भूमि बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है, तो फास्फोरस की अवेलेबल जो फॉर्म है या फास्फोरस की जो उपस्थिति है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आपके खेत में फास्फोरस पड़ा हुआ है और पीएच बहुत ज्यादा कम होगी तो आपके खेत में फास्फोरस आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो फास्फोरस है ना, ये क्या करेगा? पीएच बहुत ज्यादा कम होने से मृदा के अंदर क्या होगा? मृदा के अंदर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम जो आयन है इनकी जो सांद्रता है वो बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और आयरन। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मृदा की पीएच कम होने के ऊपर किसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अगर मृदा की पीएच बहुत ही कम होती है तो वहां पर क्या होगा? एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और आयरन की सांद्रता क्या होगी? बढ़ जाएगी। और इनकी सांद्रता बढ़ने से फास्फोरस क्या करेगा? इनकी सांद्रता बढ़ने के ऊपर फास्फोरस क्या बनेगा? एल्यूमिनियम फॉस्फेट और आयरन फॉस्फेट बना लेगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट और आयरन फॉस्फेट का जो फॉर्मेशन है वो कर लेगा। और इससे क्या होगा? फास्फोरस आपके पौधे को अवेलेबल नहीं होगी। यहाँ पर होगा क्या कि मान लो आपके खेत में फास्फोरस बहुत पड़ा हुआ है, आपने खेत में खूब डीएपी डाली है, पहले से आपके खेत में खूब फास्फोरस पड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके खेत की जो पीएच है वो 6.5 से कम है, इस केस में क्या होगा? पीएच 6.5 से कम होने पर खेत के अंदर हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम और आयरन इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी। और हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम और आयरन की सांद्रता बढ़ने पर जो फास्फोरस है वो क्या करेगा? एल्यूमिनियम फॉस्फेट और हाइड्रो आपके आयरन फॉस्फेट बनाएगा। और उससे क्या होगी? आपकी फास्फोरस की जो सांद्रता है या फास्फोरस की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। यानी खेत के अंदर पूर्ण फास्फोरस होने पर भी, यानी पूरी डीएपी होने पर भी आपको फास्फोरस उपलब्ध नहीं होगी, पौधा फास्फोरस नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि वहां पर क्या होगा? आयरन फॉस्फेट और एल्यूमिनियम फॉस्फेट जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म
बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं H2PO4, ठीक है, और उसके बाद क्या आता है PO4। यहां पर हमने बात की कि सर अगर खेत के अंदर अम्लता बढ़ जाती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। अगर खेत में क्या बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर खेत के अंदर क्षारीयता बढ़ जाएगी, अगर खेत में क्या होगा, क्षारीयता बढ़ जाएगी, तो उससे क्या होगा, अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है तो मिट्टी क्षारीय होने पर क्या होगा, आपके जो सोइल है उसके अंदर किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर क्या बन जाएगा, ये जो फास्फोरस है किसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम फॉस्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा प्रिय विद्यार्थियों, कैल्शियम फॉस्फेट। अब अगर आपके खेत के अंदर, अगर खेत में फास्फोरस की कमी दिखाई दे रही है, अगर पौधा फास्फोरस की कमी शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि खेत में फास्फोरस की कमी हो। मान लो खेत के अंदर पौधा फास्फोरस की कमी दिखा रहा है, आप डीएपी डाल रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि वो डीएपी पौधे को मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि खेत में फास्फोरस की कमी हो। अगर पीएच सही नहीं है तो भी पौधे के अंदर किसकी कमी दिखाई देगी, फास्फोरस की कमी दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, यहां पर मैंने आपको बताया, अगर पीएच 6.5 से कम है तो जो फास्फोरस की उपलब्ध अवस्था है वो पौधे को नहीं मिलेगी, और फास्फोरस क्या करेगा, आयरन और एल्यूमिनियम फॉस्फेट बना लेगा। अगर भूमि क्षारीय है, पीएच सही नहीं है, तो क्या होगा, आपके खेत में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी और पौधा क्या बना लेगा, कैल्शियम में फास्फेट। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो फास्फोरस है वो आपको ना तो बहुत कम पीएच पे मिलेगा और ना ही बहुत अधिक पीएच पे। सबसे ज्यादा किस अवस्था में मिलता है फास्फोरस, H2PO4, और ये किस अवस्था में मिलता है, 6.5। कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर भूमि आपकी हल्की अम्लीय है, स्लाइटली एसिडिक है, हल्की अम्लीय भूमि होने पर जो फास्फोरस है वो किस फॉर्म में मिलेगा। तो अगर भूमि जो है वो हल्की अम्लीय है तो फास्फोरस किस फॉर्म में मिलेगा, आपके H2PO4 की फॉर्म में मिलेगा। और आपकी न्यूट्रल जो भूमि है वहां पर किस फॉर्म में मिलेगा, HPO4 में, और क्षारीय में PO4 के अंदर। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है प्रिय विद्यार्थियों कि जो आपका फास्फोरस है ये आपके इक्वल किस फॉर्म में मिलेगा, यानी H2PO4 भी उतना ही मिले और PO4 भी उतना ही मिले, यानी सेम अमाउंट में मिले, तो वो पीएच कितनी होगी, 7.2 पीएच होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान लो मिट्टी की कितनी पीएच होनी चाहिए कि वहां पर H2PO4 और HPO4 दोनों क्या मिले, आपको सेम अमाउंट में मिले। तो ये प्रिय विद्यार्थियों क्या थी, फास्फोरस की अवेलेबल अवस्था। फास्फोरस की अवेलेबल अवस्थाएं 3 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, फास्फोरस की अवेलेबल अवस्थाएं 3 पाई जाती है, H2PO4, HPO4 और PO4 ट्राई नेगेटिव। H2PO4 6.5 पे मिलता है, ये 7 पे मिलता है, ये 7.5 पे मिलता है। अगर भूमि बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई तो फास्फोरस नहीं मिलेगा, अगर भूमि बहुत ज्यादा क्षारीय होगी तो भी फास्फोरस नहीं मिलेगा। ये अवेलेबल फॉर्म से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन आता है, इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स एक खनिज है। जिस प्रकार हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन का सोर्स क्या होता है, हमने पढ़ा था नाइट्रोजन का सोर्स होता है कार्बनिक पदार्थ। लेकिन आपका जो फास्फोरस है उसका जो सोर्स है वो क्या होता है, खनिज होता है, और उस खनिज के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस खनिज से पूछा गया है कि फास्फोरस है वो किस खनिज से मिलता है। तो फिर ये विद्यार्थियों, फास्फोरस जो है ना वो एपेटाइट नाम का एक खनिज है। खनिज का नाम क्या है, एपेटाइट। इस एपेटाइट नाम के जो आपका खनिज है इससे फास्फोरस उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि फास्फोरस का सोर्स क्या है, फास्फोरस का स्रोत क्या है। तो फास्फोरस का स्रोत एक क्या है, खनिज है, और खनिज कौन सा, एपेटाइट जो खनिज है वो फास्फोरस का स्रोत है। तो ये हमारे फास्फोरस की उपलब्ध अवस्था और सोर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब आगे में क्या पढ़ना है, फास्फोरस के कार्य पढ़ने हैं। अगला क्या आता है, फास्फोरस के कार्य। मोस्ट इंपोर्टेंट है, फास्फोरस के कार्य से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कार्य समझ लिए तो कार्य समझने के बाद कमी के लक्षण अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले अपने अगर कार्य की बात करें तो फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस एटीपी का निर्माण करता है। फास्फोरस किसका निर्माण करता है, एटीपी का। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब इस एक कंसेप्ट के, आपके इस एक कंसेप्ट को अगर आप समझ लेंगे कि एटीपी क्या होती है और इसका निर्माण फास्फेट करता है, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कैसे, अब एटीपी होती क्या है, एटीपी क्या होती है कि जो पौधा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना रहा है पौधा। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उससे भोजन बनाकर ग्लूकोज बन रही है। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनती है, ग्लूकोज। अब ऐसा नहीं है कि पौधे ने अभी सूर्य का प्रकाश लिया, उस ऊर्जा को लिया और ग्लूकोज बना दिया। पौधा ऐसा नहीं करता। पौधा क्या करता है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। पौधा सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेता है,
इस ऊर्जा से पौधा क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। और इस एटीपी के अंदर ऊर्जा एक बार के लिए स्टोर होती है और इस एटीपी से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है पौधा, ग्लूकोज। और ये जो एटीपी जब टूटेगी ना तो ग्लूकोज को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। अब देखो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है उसको पौधा किस रूप में स्टोर कर रहा है, एटीपी के रूप में। हालांकि उससे आगे ग्लूकोज बनेगा, लेकिन एक बार अस्थायी जो स्टोरेज है वो क्या है, एटीपी है। और ये एटीपी किसकी सहायता से बनेगी, फॉस्फोरस की सहायता से बनने वाली है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि जो एटीपी है वो क्या काम करती है। आप कहोगे सर अभी आपने बताया एटीपी जो है ना वो क्या करती है, एटीपी ऊर्जा का स्टोरेज करेगी, एनर्जी का स्टोरेज करेगी, ऊर्जा का भंडारण करेगी और क्या करती है, ऊर्जा का ट्रांसफर करती है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि आपके ऊर्जा के भंडारण और आपके स्टोरेज के अंदर आपके स्टोरेज और ट्रांसफर के अंदर कौन सा आपका जो पोषक तत्व है वो सहायक है। तो यहाँ पर कौन सहायक है, फास्फोरस सहायक है। ये ऊर्जा का स्टोरेज करता है और पूरी की पूरी जो आपकी लाइफ है वो किस पे टिकी हुई है, ऊर्जा पे टिकी हुई है। इसीलिए इसे अपने क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं की ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि की ऑफ लाइफ किसे कहते हैं। तो आप कहोगे कि सर की ऑफ लाइफ का मतलब है, की ऑफ लाइफ कौन सा पोषक तत्व है, वो आपका है कौन सा, फास्फोरस। उसके बाद ये ऊर्जा का स्टोरेज करता है, इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एनर्जी करेंसी किस पोषक तत्व का नाम है। तो एनर्जी करेंसी किसका नाम है, एनर्जी करेंसी आपके नाम है फास्फोरस का, यानी ऊर्जा मुद्रा। हिंदी में से क्या कहेंगे, ऊर्जा मुद्रा। ये आपके फास्फोरस का पहला काम हो गया। और यहाँ से दो चीजें क्लियर हो गई, कौन कौन सी। हमने देखा कि फास्फोरस जो है वो क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी के निर्माण से ये ऊर्जा का स्टोरेज करती है एटीपी और क्या करती है, ट्रांसफर करती है। इसीलिए इसे की ऑफ लाइफ या ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके अगले कार्य की बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, तो इसके आगे अपने पढ़ने वाले हैं। ये जो आपका फास्फोरस होता है ना, ये क्या करता है, ये प्रिय विद्यार्थियों डीएनए का निर्माण करता है। यानी न्यूक्लिक कमल जो डीएनए है, डीएनए एंड आरएनए। आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के न्यूक्लिक कमल पाए जाते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। या कोशिका के अंदर या पौधे की कोशिका में दो तरह के न्यूक्लिक कमल पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये जो आपका जो फास्फोरस है क्या करता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। और डीएनए और आरएनए का निर्माण कैसे करता है, जब आप न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे, जब आप डीएनए पढ़ोगे, न्यूक्लियोटाइड पढ़ोगे, तो वहां पर आप क्या पढ़ोगे, वहां पर फॉस्फेट पढ़ोगे या फॉस्फोरस से आके जुड़ रहा होगा। ठीक है, ये डीएनए की संरचना में हम पढ़ते हैं। डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए आरएनए किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, यानी गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। डीएनए आरएनए किसका निर्माण करते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र के अंदर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र में क्या पाए जाते हैं, जीन। और जीन क्या काम करते हैं, जीन अनुवांशिकी का काम करते हैं। अनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित कौन करते हैं, जीन। अनुवांशिक गुणों का मतलब ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें अपने क्या बोलते हैं, जो आपके अनुवांशिक गुण या आपके जेनेटिक जो सिम्टम है वो कहते हैं। या उसका जो अनुवांशिक गुण जो होते हैं उनको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, जीन। जीन किस में होते हैं, क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए और आरएनए से। और डीएनए और आरएनए किससे बने होते हैं, फास्फोरस से। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में कौन सा पोषक तत्व सहायक है। तो अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में या अनुवांशिक गुणों से जुड़ा हुआ जो आपका प्रॉपर्टी है वो किस में पाई जाती है, फास्फोरस में पाई जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है, दो चीजें यहाँ से आती है। पहला क्वेश्चन क्या आता है, अनुवांशिक गुणों के अंदर कौन सा पोषक तत्व सहायक है। हालांकि अनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण जीन करेगा, लेकिन अगर पोषक तत्व पूछे ना तो वहां पर आप क्या टिक करोगे, फास्फोरस। अनुवांशिक गुणों के अंदर, पौधे के अंदर अनुवांशिक गुणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है, फास्फोरस करता है। कौन सा पोषक तत्व करता है, ये फास्फोरस करता है। क्यों करता है, मैंने आपको बताया अनुवांशिक गुणों को ले जाने का काम फास्फोरस का नहीं, जीन का है। लेकिन जीन किससे बना होता है, गुणसूत्रों से। किससे बना होता है, गुणसूत्रों से। और गुणसूत्रों किससे बने होते हैं, डीएनए और आरएनए से। और डीएनए आरएनए के अंदर क्या पाया जाता है, आपका फास्फोरस। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोसोम, बिल्डिंग
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोजोम किसे कहा जाता है? कौन सा पोषक तत्व बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोजोम कहलाता है? ठीक है, गुणसूत्र की आधारभूत संरचना किस पोषक तत्व को कहा जाता है? तो वो भी प्रिय विद्यार्थियों किसे कहते हैं? हम फास्फोरस को कहते हैं। ये हमने इसके दो मुख्य कार्य पढ़ लिए। कौन कौन से मुख्य कार्य पढ़ लिए हमने इसके? एक तो इसका कार्य हमने पढ़ लिया एटीपी का निर्माण करना, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? डीएनए या आरएनए का संश्लेषण करना। उसके बाद इसके छोटे छोटे कुछ कार्य बचे हुए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या आता है? तीसरे नंबर पर आता है जो फास्फोरस है ना, वो सीड फॉर्मेशन में सहायक है, बीज निर्माण में सहायक है, सीड फॉर्मेशन में, सीड फॉर्मेशन में सहायक है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा कि फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस पौधे के अंदर सीड की क्वालिटी को बढ़ाता है, और सीड की क्वालिटी ही नहीं, सीड की क्वांटिटी भी बढ़ाता है, यानी सीड की गुणवत्ता और आपकी सीड की गुणवत्ता भी बढ़ाता है, और साथ के साथ ये क्या करता है? सीड की संख्या को भी बढ़ाता है। और अगर फास्फोरस अधिक होगा, हमने पढ़ा था कि अगर नाइट्रोजन अधिक होगा तो क्या होगा? जो दाने और चारे का रेशियो है ना, उसमें चारा बढ़ेगा। अगर नाइट्रोजन अधिक होगा तो अगर आपके खेत में नाइट्रोजन अधिक डाल रहे हैं तो नाइट्रोजन से क्या होगा? दाने कमजोर बनेंगे, कम बनेंगे, और चारा जो है वो क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, यानी स्ट्रो क्या बनेगा? ज्यादा। लेकिन फास्फोरस में इसका उल्टा है। अगर फास्फोरस आप ज्यादा डाल रहे हो तो इसमें क्या होगा? सीड का जो रेशियो है, सीड का तो रेशियो इंक्रीज होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन के अंदर जो स्ट्रो होता है, यानी जो भूसा होता है, उसका जो रेशियो है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये क्या करता है? नाइट्रोजन के उल्टा काम करता है। देखो, अगर खेत में नाइट्रोजन ज्यादा डाल रहे हो तो नाइट्रोजन की वजह से बीजों की संख्या और गुणवत्ता कम होगी, और चारा बढ़ेगा, भूसा बढ़ेगा, स्ट्रो बढ़ेगा। और अगर फास्फोरस ज्यादा है तो फास्फोरस की वजह से बीजों की गुणवत्ता और संख्या बढ़ेगी, बीज बढ़िया लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, लेकिन चारा क्या बनेगा? कम बनेगा। ये ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा होगा कि जो आपका नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन क्या करता है? तने को मजबूत करता है, लेकिन जो आपका फास्फोरस है वो किस पे काम करता है? रूट या जड़ों पे काम करता है। रूट डेवलपमेंट जो है, रूट डेवलपमेंट जो है वो कौन करता है आपका? रूट डेवलपमेंट में कौन सहायता है आपका? रूट डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है? फास्फोरस के द्वारा होता है। जड़ों का विकास किसके द्वारा होता है? फास्फोरस के द्वारा होता है। जड़ों का विकास कौन करता है? फास्फोरस। अब यहाँ पर एक चीज और जुड़ी हुई है कि अगर जड़ें स्ट्रांग होगी, तो जड़ें स्ट्रांग होगी तो उससे क्या होगा? फसल का जो गिरना है वो कम हो जाएगा। फसल का गिरना क्या हो जाएगा? कम। गिरने को अपने क्या बोलते हैं? लोजिंग। गिरना कम हो जाएगा, यानी लोजिंग क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। लोजिंग नहीं होगी, फसल गिरेगी नहीं, यानी लोजिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी? लोजिंग नहीं होगी। और लोजिंग नहीं होगी तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी फसल है या कौन सा पोषक तत्व है जो फसल को गिरने से बचाता है? तो वो कौन है? फास्फोरस। अगर नाइट्रोजन अधिक होगा तो नाइट्रोजन के अधिक होने की वजह से क्या होगा? आपकी जो फसल है उसका जो काइकिया है, भाग है, वो बढ़ेगा, उसके अंदर हरा भाग बढ़ेगा, और उसे फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता से तने का विकास होगा, उसकी वजह से क्या होगा? फसल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फास्फोरस की वजह से क्या होगा? जड़ों का विकास होगा, और जड़ों के विकास के कारण क्या होगा? जड़ों के विकास के कारण जो आपकी फसल है उसके गिरने की संभावना कम हो जाती है। नाइट्रोजन की वजह से तने का विकास होता है तो फसल के गिरने की संभावना ज्यादा है, और फास्फोरस की वजह से क्या होता है? जड़ों का विकास होता है तो फसल के गिरने की संभावना क्या है? बहुत ही कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं कि नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन की वजह से आपके कीटों और रोगों का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन फास्फोरस क्या करता है? फास्फोरस आपकी फसल के अंदर कीटों और रोगों के प्रति क्या बनाता है? सहनशील बनाता है। फसल को क्या बनाता है? कीट और रोग प्रतिरोधी बनाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कीट और रोग प्रतिरोधी बनाता है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट पढ़ा था प्रिय विद्यार्थियों। क्या पढ़ा था हमने? ये पढ़ा था कि जो आपका सीड फॉर्मेशन है ना, उसमें फास्फोरस सहायक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सीड फॉर्मेशन के समय सीड के अंदर फास्फोरस किस रूप में रहता है? तो फास्फोरस जो है वो सीड के अंदर फाइटिक एसिड के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है प्रिय विद्यार्थियों? फाइटिक एसिड, फाइटिक अम्ल के रूप में रहता है। और फाइटिक अम्ल के रूप में सबसे ज्यादा फाइटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सबसे ज्यादा फाइटिक अम्ल बाजरा में पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाजरा में एक तो फैट ज्यादा होती है, बाजरा का जो आटा उसमें फैट सबसे
ज्यादा होती है। एक तो फैट ज्यादा होती है, हाई फैट होती है, दूसरा उसमें क्या जाता है फाइटिक अम्ल। इसीलिए आपने देखा होगा बाजरी का जो आटा है वो लंबे समय के बाद खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर एक तो फैट ज्यादा है। बाजरी का आटा लंबे समय तक पड़े रहने से खट्टा क्यों होगा? क्योंकि एक तो उसमें फैट ज्यादा है और दूसरा उसमें क्या है, फाइटिक अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा बाजरी के दाने में होती है और अम्ल की वजह से कोई भी चीज क्या होती है, खट्टी होती है। इसीलिए बाजरी का जो आटा है वो लंबे समय तक पड़े रहने से खट्टापन उसमें आ जाता है, क्योंकि उसमें फाइटिक एसिड सबसे ज्यादा होता है। और फाइटिक एसिड किससे बनता है? फाइटिक एसिड किससे बनता है? आपके फास्फोरस से बनता है। तो यहाँ पर हमने कितने इसके जो है वो 5 आपके इसके कार्य वो पूरे कर लिए। और छोटे छोटे इसके कार्य और देखें तो ये क्या करता है, अर्ली मैच्योरिटी करता है। ठीक है, ये सारे जो हमने कार्य पढ़े हैं ये सारे नाइट्रोजन के उल्टे हैं। सारे कार्य किसके उल्टे हैं? नाइट्रोजन के उल्टे हैं। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन लेट मैच्योरिटी है उसको बढ़ाता है, लेकिन ये क्या करता है, आपके अर्ली मैच्योरिटी को बढ़ाता है। अब देखो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, बीज की कम करता है और चारे को बढ़ाता है पौधे के अंदर। फास्फोरस बीज को बढ़ाएगा, चारे को कम करेगा, बीज की गुणवत्ता और गुण आपकी संख्या को बढ़ाएगा। उसके बाद जो आपका नाइट्रोजन है वो तने को बढ़ाता है, जिससे फसल के गिरने की संभावना रहती है। लेकिन आपका जो फास्फोरस है वो जड़ों के विकास से बढ़ाता है, जिससे फसल की गिरने की संभावना क्या होती है, कम होती है। आपके जो नाइट्रोजन है उसकी वजह से पौधा हरा बना रहता है और पौधा मुलायम होता है, उसकी वजह से कीट और रोग ज्यादा लगेंगे। लेकिन फास्फोरस की वजह से कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। नाइट्रोजन की वजह से काई की जो अवस्था है वो लंबी हो जाती है, उसकी वजह से पौधे के अंदर क्या पाई जाती है, पौधे के अंदर लेट मैच्योरिटी पाई जाती है। लेकिन फास्फोरस की वजह से क्या पाई जाती है, अर्ली मैच्योरिटी। ये दोनों के कॉन्ट्राडिक्शन जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं, इससे आपको याद रखने में क्या होगी, सहायता होगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, फास्फोरस के मुख्य मुख्य कार्य हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सीड क्वालिटी से लेकर सारे कार्य हमने यहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद आगे क्या आता है, आगे प्रिय विद्यार्थियों आता है फास्फोरस की कमी के लक्षण। अब देखते हैं फास्फोरस की कमी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कमी के लक्षण जब आप पढ़ने जा रहे हो या लिखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कमी के जो लक्षण होते हैं वो दिखाई कहां पर देते हैं, तो वो आपके लोअर लीफ के ऊपर, लोअर लीफ के ऊपर या जो पुरानी पत्तियां हैं उन पुरानी पत्तियों के ऊपर क्या है, फास्फोरस की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, पुरानी पत्तियों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पुरानी पत्तियों के ऊपर किसके लक्षण दिखाई देते हैं, फास्फोरस के। फास्फोरस के लक्षण दिखेंगे क्या पुरानी पत्तियों पर, तो पुरानी जो पत्तियां वो कैसी हो जाएगी, वो पर्पल कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, पर्पल कलर की हो जाएगी। ठीक है, और उस कौन सा रंग हो जाएगा, इनकी वजह से पर्पल कलर हो जाएगा। एक यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, वो कौन सा पॉइंट लिखा हुआ है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। क्या लिखा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है कुछ एक पोषक तत्व क्या करते हैं, अगर उनकी मात्रा मृदा या पौधे के अंदर बढ़ती है तो उसकी मात्रा बढ़ने से दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, कम। यानी अगर फास्फोरस बढ़ेगा तो फास्फोरस के बढ़ने से क्या हुआ, कुछ पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी ऑटोमेटिक ही। अच्छा, वो उसे बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, यानी एक पोषक तत्व के बढ़ने से दूसरे की कमी आना। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अगर पौधे के अंदर फास्फोरस बढ़ेगा, यानी फास्फोरस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फास्फोरस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उससे क्या होगा, फास्फोरस के बढ़ने से पौधे के अंदर क्या होगा, कैल्शियम, आयरन और जिंक, ये तीन है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना प्रिय विद्यार्थी, यहां से क्वेश्चन आता है, इनकी जो है पौधे के अंदर कमी दिखाई देगी। अगर पौधे में फास्फोरस बढ़ेगा, फास्फोरस आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, पौधे के अंदर आयरन, पौधे के अंदर कैल्शियम और पौधे के अंदर जिंक की जो मात्रा है या जिंक की है वो कमी दिखाई देगी, जिंक की मात्रा कम हो जाएगी। उसके बाद आता है इंडिकेटर प्लांट। इंडिकेटर प्लांट का मतलब है कि ऐसा पौधा जो फास्फोरस की कमी को सबसे पहले दिखाएगा। जैसे अपने नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट कौन सा है, कॉलीफ्लावर और कैबिज, यानी आपकी फूल गोभी और पत्ता गोभी, मुख्यतः आपकी फूल गोभी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर इंडिकेटर प्लांट है वो क्या है, मस्टर्ड है। इंडिकेटर प्लांट क्या है प्रिय विद्यार्थियों, मस्टर्ड, यानी सरसों का पौधा। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर इंडिकेटर प्लांट सरसों का पौधा है। ब्रेसिका स्पीसीज जो है वो इंडिकेटर प्लांट का काम है करती है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ लिया प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने पढ़ लिया फास्फोरस। अभी मैं आपको फास्फोरस का रिवीजन करवाता हूँ, 1 मिनट में देखते हैं अपने। अगर अपने फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस के अंदर हमें
प्रिय विद्यार्थियों, फास्फोरस में 4 चीजें पढ़नी होती है। एक तो अवेलेबल फॉर्म पढ़नी होती है, इसका सोर्स पढ़ना होता है, इसका फंक्शन और इसके कमी के लक्षण पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों कि फास्फोरस 3 अवस्था में मिल सकती है, H2PO4, HPO4 और PO43। सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी, H2PO4 में। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी अवस्था अम्लीय भूमियों में मिलेगी, कौन सी भूमियां क्षारीय में मिलेगी और कौन सी न्यूट्रल में मिलेगी। H2PO4 है वो किस भूमियों में मिलती है, हल्की अम्लीय भूमियों में मिलती है, ठीक है। HPO4 है ये न्यूट्रल में मिलेगी, और PO4 कौन सी भूमियों में है, हल्की क्षारीय भूमियों में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अम्लीय भूमियों के अंदर। अगर भूमियां बहुत ज्यादा अम्लीय हो गई, यानी मृदा बहुत ज्यादा अम्लीय है, तो आपकी फसल को फास्फोरस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम और आयरन फॉस्फेट बनाएगा जो पौधे के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर बहुत ज्यादा क्षारीय है तो भी आपकी जो खेत है उससे आपकी फसल है, भूमि अगर बहुत ज्यादा क्षारीय है तो आपकी फसल को फास्फोरस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या बनाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट बनाएगा जो पौधे के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सोर्स की, तो इसका सोर्स है वो एक खनिज है, और इस खनिज के नाम से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा खनिज है, एपेटाइट खनिज है। उसके बाद अपने आगे चलते हैं। अगर इसके कार्य की बात करूं तो फास्फोरस क्या करता है, एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी क्या करती है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, जो सनलाइट है, उसका स्टोरेज करती है और बाद में ग्लूकोज बनाने में सहायता करती है। तो ऊर्जा का स्टोरेज कौन करती है, एटीपी। एटीपी किससे बनती है, फास्फोरस से। इसीलिए ऊर्जा के स्टोरेज और ट्रांसफोर्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल है, फास्फोरस। इसीलिए फास्फोरस को क्या बोलते हैं, की ऑफ लाइफ और एनर्जी करेंसी, ऊर्जा मुद्रा। यहाँ से दोनों से क्वेश्चन आते हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन है। उसके बाद अगर सेकंड काम की बात करूं तो ये क्या करता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए आरएनए क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, और गुणसूत्र से में क्या बनते हैं, जीन बनते हैं। गुणसूत्र का एक भाग क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। और जीन किस में सहायक है, अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण में। तो क्वेश्चन आएगा कौन सा पोषक तत्व अनुवांशिक गुणों के अंदर स्थानांतरण में सहायक है, तो वो कौन सा आएगा, आपका फास्फोरस सहायक है, ठीक है। इसे अपने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। उसके बाद ये सीड फॉर्मेशन में सहायक करता है। सीड में किस रूप में पाया जाता है, फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। सबसे ज्यादा फाइटिक एसिड किस में होता है, बाजरे में होता है। ये सीड की गुणवत्ता बढ़ाता है, संख्या को बढ़ाता है, इसका जड़ों का विकास करता है, कीटों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। डिटेल में हमने लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद इसकी कमी के लक्षण अगर देखें तो निचली पत्तियों कैसी हो जाती है, पर्पल कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, ड्यू टू एंथ्रोसाइनिन। उसके बाद एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कौन कौन से दिखाई देता है, पी के बढ़ने से कैल्शियम, जिंक और आयरन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। इंडिकेटर प्लांट कौन सा है इसका, मस्टर्ड है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने जो पोषक तत्व पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में जितनी भी बेसिक जानकारियां थी वो हमने कवर कर ली। अब जो बची हुई कुछ चीजें हैं वो हम क्या करेंगे, हम जितने जब न्यूट्रिएंट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक PYQ सीरीज लेके आएंगे, MCQ की सीरीज लेके आएंगे, एक अपने PYQ की सीरीज लेके आएंगे। उस सीरीज में हम क्या करेंगे, जितने भी बचे हुए कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी बातें जो बची हुई है, उन सभी बातों को हम क्या करेंगे, PYQ के थ्रू क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।